हाय एवरीवन एंड वेलकम टू डिकोडिंग विद रजत एंड खुशी। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ मणिपुर वायलेंस। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि मणिपुर क्यों बर्न कर रहा है, इसको लेकर के न्यूज़ चैनल्स से लेकर के कई सारे यूट्यूब चैनल्स ने इसको लेकर के वीडियोस बनाई हैं। बट आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पर ये तो हम डिस्कस करेंगे ही कि ये क्यों हो रहा है, इसके साथ साथ हम इसको लिंक करेंगे हिस्टोरिकली, जोग्राफिकली और पॉलिटिकली, और साथ साथ में क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है ताकि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जो बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है हमारे इस देश का, ब्यूटीनेस का, तो ये कहीं ना कहीं शांति बनी रहे और साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट भी हो सके। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता होगा, मणिपुर में दो जो कुकी जनजाति की महिलाएं हैं उनके साथ में मेइतेई जनजाति के लोगों ने गैंग रेप करा और फिर इसके बाद में उनसे परेड कराया गया, वो भी नेकेड अवस्था में। और इसके बाद आप देखेंगे प्रोटेस्ट जो है वो मैसिव लेवल पे है दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में, और आलम ये आ चुका है कि जो मेइतेईस हैं उनको अब एयरलिफ्ट करके मिजोरम पहुंचाने की बात हो रही है क्योंकि उनके ऊपर अब थ्रेट मंडरा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। मणिपुर, जिसको भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक समय में द जेवल ऑफ इंडिया भी कहा था, और जो राज्य आज बॉक्सिंग में मैरी कॉम जैसी और वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू जैसी, जिन्होंने ओलंपिक्स में भारत को मेडल्स भी दिलाए हैं, वो राज्य जो है, जो पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर्स का हिस्सा भी है, वो आज वायलेंस में बहुत ज़्यादा फंस चुका है। मणिपुर की बात कर लेते हैं तो ये बॉर्डर करता है आसाम के साथ में, नागालैंड के साथ में और मिजोरम के साथ में, और ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ में 350 किलोमीटर के आसपास का। आइए समझते हैं कि हिस्टोरिकली मणिपुर क्या था। तो मणिपुर की बात कर लेते हैं। 1820s के समय में मणिपुर और तब का बर्मा, जो आज का म्यांमार है, उनके बीच में कई बार वॉर होते हैं, और 1820 में 7 years ऑफ डिवास्टेशन होता है, जहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं वो मणिपुर के लोगों का सपोर्ट करते हैं और फिर वो खुद को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। और इसी के बाद में आप देखेंगे तो एंग्लो मणिपुर वॉर भी होता है 1891 में, जहाँ पर ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पे मणिपुर के जो राजा हैं वो सपोर्टर माने जाते हैं ब्रिटिशर्स के। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज के साथ मिल करके जो जापान एंटर करती है जब मणिपुर में, वहाँ पे आप देखेंगे मणिपुर के मोइरांग में भारत का जो तिरंगा है उसको पहली बार लहराया जाता है 19 अप्रैल 1944 में। 1947 में देश आज़ाद हो जाता है। वहीं 1949 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया जाता है मणिपुर राज्य का। वहीं 1962 में इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाता है, यानी कि ये पहले से राज्य का दर्जा इसको नहीं मिलता है। 1972 आते आते स्टेटहुड का दर्जा भी मिल जाता है, और 1980 से 2004 तक डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट के तहत इसको कवर किया जाता है, जिसको हम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट भी कहते हैं, एफ्स्पा। अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर्स की बात कर ले इंडिपेंडेंस के बाद से, तो 1983 में नेल्ली मैसाकर, 1984 में एंटी सिख रायट्स, 2002 में गोधरा रायट्स, और वहीं अब 2023 में मणिपुर वायलेंस उस लेवल पे पहुंच चुका है। अगर हम इनको सीवियर कैटेगरी में रखें 1 to 9 में, तो ये 7th में आते हैं मणिपुर का। 9 मतलब कि जो श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ था उस टाइप का। आइए अब हम जोग्राफिकल एस्पेक्ट समझने की कोशिश करते हैं। मणिपुर जो है वहाँ पर 90% हिली रीजन्स हैं, जहाँ पर नागा और कुकी जनजाति के लोग हैं जो मोस्टली क्रिश्चियंस हैं, और इनको ट्राइबल एसटी कैटेगरी का दर्जा मिला है, यानी कि वो हिली रीजन्स जो है 90% वहाँ पर सिर्फ ज़मीन यही खरीद और बेच सकते हैं। इनकी कुल आबादी वहाँ पे 45% है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन में रिजर्वेशन का भी बेनिफिट उनको मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जो 10% वैली प्लेन्स का एरिया है, वहाँ अगर आप देखेंगे तो वहाँ मेइतेई ट्राइब्स के लोग प्रेडोमिनेंटली जो हिंदूज़ हैं वो रहते हैं, जिनकी कुल आबादी उस राज्य में 55% है, और वो उन हिली एरियाज़ में ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। हालांकि आप देखेंगे तो ये जो वैली प्लेन्स का इलाका है ये काफ़ी डेवलप्ड है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल भी यहीं पे है। स्टेट असेंबली में एलोकेशन की बात कर लेते हैं तो मणिपुर स्टेट असेंबली में 60 सीट्स में से 40 सीट्स जो है वो वैली प्लेन्स को डिजर्व करता है, यानी कि वैली वाले रीजन से, जहां मेइतेई का डोमिनेंस है, और 20 सीट्स जो है वो महज हिली रीजन से है। यहाँ तक कि जो सीएम बीरेन सिंह हैं वो भी मेइतेई कम्युनिटी के ही माने जाते हैं। अब वायलेंस शुरू कहाँ से होता है, तो मणिपुर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी करते हैं वो कंसीडर करने की बात करते हैं मेइतेई को कि एसटी कैटेगरी का स्टेटस दिया जाए, जिसको लेकर के 3 मई को ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च निकाला जाता है, और उसके बाद में दोनों ही गुटों के बीच में भारी मात्रा में लड़ाई होती है।
मणिपुर जो है वो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंटरनेशनल बॉर्डर म्यांमार के साथ शेयर करता है। म्यांमार एशिया का नेक्स्ट फेल्ड स्टेट भी माना जा रहा है। म्यांमार से बहुत ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं भारत के, यानी कि उनका जो कल्चर और ट्रेडिशन है वो भी खतरे में है। इसी के साथ साथ में गवर्नमेंट ने मणिपुर के ड्रग कंट्रोल के लिए एविक्शन ड्राइव्स भी चलाया, जहां कई लोगों के घरों को भी उजाड़ा गया, जिनमें ज़्यादातर लोग जो थे वो नागा और कुकी जनजाति के लोग थे जो इससे नाराज़ थे। मणिपुर क्योंकि म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, म्यांमार गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट है। जिनको नहीं पता है ये बता दें कि ओपियम प्रोडक्शन, जो ड्रग का प्रोडक्शन है, वो सबसे ज़्यादा गोल्डन ट्रायंगल में आपको, जिसमें 3 कंट्रीज़ हैं, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ये गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। वहीं गोल्डन क्रेसेंट जैसे आप देखेंगे वहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, इसलिए जम्मू कश्मीर भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है जिस तरीके से मणिपुर हो जाता है। और वहीं मणिपुर का चूरा चंद्रपुर जो है उसको ड्रग कैपिटल भी कई बार बताया जाता है। वायलेंस इतना बढ़ गया कि फ्रीडम फाइटर के वाइफ को भी सेट ऑन फायर कर दिया गया। मणिपुर के विलेज में कई वेपन्स स्टोल किए गए और इसी के साथ साथ में कहीं ना कहीं बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के वजह से लोगों का आक्रोश जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स भी जमकर हो रही है, जहां बीजेपी कांग्रेस को और कांग्रेस बीजेपी को कह रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि जो होना था वो कभी नहीं होना चाहिए था, जस्ट बिकॉज नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का एक इंटीग्रल पार्ट है। वैसे वहाँ पे कुछ राइट्स भी सस्पेंड हुए हैं, जैसे कि पहला आप देखोगे राइट टू मूव फ्रीली जो है वो सस्पेंड हो चुका है, जो सेक्शन 144 लग चुका है सीआरपीसी का। वहीं दूसरी तरफ स्कूल्स कॉलेजेस बंद हैं तो राइट टू एजुकेशन भी सस्पेंडेड है। और तीसरी बात, जो राइट टू इंटरनेट है उसको भी सस्पेंड किया गया है। मणिपुर में फिलहाल प्रेसिडेंट्स रूल लगाने की बात कर रहे हैं। हालांकि प्रेसिडेंट्स रूल लॉन्ग टर्म के लिए एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता है। इसी के साथ साथ इस मुद्दे को लेकर के ऑलरेडी यूरोपियन पार्लियामेंट और वेस्टर्न मीडिया जो है वो अलग लेवल पे न्यूज़ बना रहे हैं। इस वजह से गोल्डमैन सैक्स का जो रिपोर्ट आया है कि भारत अमेरिका को 2075 तक बीट कर देगा और हम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत को हर एक राज्य को एक साथ लेकर के चलना है और हर एक भारतीय को एक साथ लेकर के चलना है कि हम भारत का विकास जो है वो हर पैमाने पर उचित तरीके से कर। जो हुआ वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। इसको लेकर के देश पूरा का पूरा शर्मसार है और ऐसी घटनाएं बार बार ना दोहराई जाएं, इसको लेकर के हमको अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए और साथ साथ में लोगों की माइंडसेट को भी चेंज करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है कि देश को 75 साल से ऊपर हो चुके हैं आज़ाद होने के, लेकिन इस प्रकार की घटनाएँ जो हैं वो शर्मसार कर देती हैं। मणिपुर हो या नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो, वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी, क्योंकि जापान से $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है।